हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लेकर आए हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर, साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसके हम न्यूक्लियस और अदर आउटर पार्ट की स्टडी करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेजेस, और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं डाल्टन्स थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बच्चा यहां पर हम बात कर रहे हैं उस थ्योरी की जो डाल्टन ने दी, ना कि वो जो करंट में चल रही है। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आज की थ्योरी में गलत साबित हो जाता है। तो भाई एकदम से एकदम परेशान नहीं हो जाना है, अरे सर ये क्या ये क्या, अरे हम उसके चर्चे कर रहे हैं जो डाल्टन ने कहा था, नो इफ नो बट। तो शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का मानना यह था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर विच टेक इन पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमने बैलेंस ही पढ़ा था एटम एंड मॉलिक्यूल में हमारे 3rd चैप्टर में, तो इसका हमें एक छोटा डिस्कशन मिल गया था कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में एटम की ही पार्टिसिपेट होगी, ना कि मॉलिक्यूल की, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगा 2 और मोर एटम कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एटम। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जनरली ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि एटम जो है वो इन अ केमिकल रिएक्शन ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस की तो वहां पर एटम क्रिएट भी होता है और डिस्ट्रॉयड भी होता है। तो ये वहां पर चेंजेस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन साइज, मास, characteristics. However, atom of different element have different size, mass and characteristics. डाल्टन का मानना था कि अगर हम सिमिलर एलिमेंट के एटम्स लें, लाइक हमने हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए, हाइड्रोजन के मोर देन 1 एटम, 2 3 4 5, अगर सारे के सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो उनका साइज सेम होना चाहिए, उनका एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होनी चाहिए। और अगर एलिमेंट जो है वो अलग अलग है, मतलब हमारे पास जो एटम अवेलेबल है वो अलग अलग एलिमेंट के, एक एटम हाइड्रोजन का, एक हीलियम का, एक लिथियम का, एक बेरिलियम का, एक बोरॉन का, तो ये अलग अलग एलिमेंट के एटम हो गए। और अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हमारे पास हैं तो उनके साइज भी डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन ये यहां पर गलत साबित हुई। जब आइसोटोप्स और आइसोबार की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि सिमिलर एलिमेंट के मास भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब एलिमेंट तो सेम है हाइड्रोजन, लेकिन इनके जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3 am। तो यहां पर सेम एलिमेंट के भी एटॉमिक मास अलग अलग हो गए। अगर इसी को कंपेयर कर किसी और वे में तो हमने ये भी पढ़ा 18 आर्गन, 14 20 कैल्शियम 40। अब आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं? तो अलग अलग एलिमेंट के एटम होने के बावजूद भी दोनों का एटॉमिक मास जो है वो 40 है। तो यहां पर ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि सेम एलिमेंट के मास भी डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के मास भी या डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास भी सेम हो सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट। एटम इज मेड अप ऑफ अदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये हम पहले से जानते हैं कि डिस्कवरी बाद में हुई डाल्टन की थ्योरी के बाद, लेकिन बेसिकली हमें तो इसके बारे में पता है कि एक्चुअली में जो एटम है ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो मेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो एटम है ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं। तो सिंपली जनरली हम पढ़कर आए कि हमारा ये जो एटम है इसके हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। एक तो होता है एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है आउटर पार्ट जिसमें होती हैं ये बैलेंस सेल, और बैलेंस सेल में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे न्यूक्लियस, जो कि हम एटम के सेंटर पर होता है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दूसरा हम बात करेंगे
आउटर पार्ट या अदर पार्ट, तो ये जो अदर पार्ट है न्यूक्लियस के अतिरिक्त ये जो बैलेंस सेल है हम इनके चर्चे कर रहे हैं और इनमें मूव करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो शुरुआत जो होगी वो यहीं से होने वाली है न्यूक्लियस। चलिए देखिए ध्यान से, द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। भैया जब एटम का ही साइज बहुत छोटा होता है तो एटम का न्यूक्लियस तो और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब एटम इतना छोटा कि नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता तो भाई न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, ये तो उसके सेंटर पे अवेलेबल है, वो भी बहुत छोटी सी जगह में, तो ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के साइज के बारे में ऑफ एटम, इज वेरी स्मॉल। ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये तो हम जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन है और जो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन है ये दोनों ही न्यूक्लियस में अवेलेबल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल है। सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो मेनली न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लेक्जिबल है और जितना भी मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर है। तो एटम का जो मेनली मास है वो कहां पर अवेलेबल है, उसके न्यूक्लियस में, और किसके बराबर होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं साइज की। तो ये जो एटम के न्यूक्लियस का साइज होता है ये नियर अबाउट 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 टू पावर -15 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार हम पूरा रिकैप कर लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है एटम का ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो पहला होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव नेचर में होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल नेचर में है, और दोनों के चार्ज की वजह से, भाई एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो है, या हम ये कहें कि एटम का जो मास होता है जिसको हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, दैट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और साइज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज नियर अबाउट 10 टू पावर -15 मीटर होता है। चलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है मास नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए A इज इक्वल्स टू P प्लस N, और P और N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम आउटर पार्ट। अब ऐसे समझिए कुछ इस तरह से, ये एटम का सेंटर है और सेंटर पर ये ग्रीन और ऑरेंज पार्टिकल जो आप देख रहे हैं इससे हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और इसके अतिरिक्त अगर आप गौर से देखें तो ये तेजी से ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है। तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि सेंटर पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों तरफ बैलेंस सेल, और बैलेंस सेल में तेजी से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से क्या बताया, इन द अदर पार्ट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो नियर अबाउट ऑर्बिट है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फिक्स्ड है। मतलब क्या है कि सिंपली जनरली नॉर्मली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सेल चेंज नहीं करेगा। आयन बनते हैं वो केस अलग है, वो आपको हम बता चुके हैं चैप्टर 3 में। लेकिन नॉर्मली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, ध्यान से देखेंगे। फिक्स ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड लेवल ऑफ सेल। और ये जो ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इनको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सेल कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 8 8 18 18 32, या सिंपली जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 8 18 32, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही ये जो नंबर ऑफ सेल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। चलिए अब शुरुआत होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल या फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कैरेक्टर की। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एटम के ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें सबसे पहले डिस्कवरी जो हुई थी वो इलेक्ट्रॉन की हुई थी। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट एटॉमिक पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड वाज द इलेक्ट्रॉन। पहला डिस्कवर्ड होने वाला पार्टिकल कौन है,
इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो मैं आपको एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड एक कैथोड। फिर क्या किया, वेरी लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। तो हमारे ये जो कैथोड है, कैथोड से एनोड की ओर नेगेटिव पार्टिकल चलने लगे। कहां से? कैथोड से एनोड की ओर क्या जाने लगे? नेगेटिव पार्टिकल। और ये जो नेगेटिव पार्टिकल थे ये रे की फॉर्म में थे, इसीलिए इन रे को नाम दिया गया कैथोड रेजेस। और कैथोड रेजेस जिन नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी उन पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला ये भी बताएंगे। अभी आपको सिंपली इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वेरी लो प्रेशर पर इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। एक नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर क्या जाने लगी? पार्टिकल की रेज जाने लगी। इन रेजेस को क्या नाम दिया? कैथोड रेजेस। क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए इनको नाम दिया कैथोड रेजेस। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी, उस नेगेटिव पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कि किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्या देखने को मिला था। तो द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये सबसे पहले अनुभव किसने किया? वॉज शोन बाय द जे थॉमसन इन 1897। यहां पर एक मिसकम्युनिकेशन है कि जे थॉमसन नाम है या जे थॉमसन, ये चर्चा का विषय है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हमें देखने को मिल जाता है, तो बेसिकली इस पर हम बहस नहीं करेंगे जे थॉमसन थे या जे थॉमसन। बस इतना मेमोराइज है कि ये जो एक्सपेरिमेंट आया था सामने, ये आया था 1897। आगे क्या? थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। जैसा कि मैंने पहले बताया था, थॉमसन ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर एक गैस में वेरी लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। उसके बाद क्या हुआ? दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेजेस। ये जो पार्टिकल की स्ट्रीम निकली थी, इस स्ट्रीम को नाम दिया कैथोड रेजेस। और कैथोड रेजेस नाम मिलने का रीजन ये था कि यहां पर ये जो रेजेस हैं ये नेगेटिवली चार्ज, या ये कहें कि कैथोड से निकल रही थी एनोड की ओर, इसलिए इनको कैथोड रेजेस कहा। आगे क्या? कैथोड रेजेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, या सिंपली कह दो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो कैथोड रेजेस है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जो नाम दिया गया दैट इज इलेक्ट्रॉन। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेजेस। अरे सर प्रॉपर्टी, 2-4 पेट्रोल पंप, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, मिल और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। अरे भैया प्रॉपर्टी से मतलब कैरेक्टर के चर्चे चल रहे हैं, ना कि यहां पर आप अपनी संपत्ति गिनाने बैठ जाएंगे। चलो देखो ध्यान से क्या होता है। पहला पॉइंट था कैथोड रेजेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा था कि ये जो कैथोड रेजेस थी ये कैथोड से एनोड की ओर चल रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। तो वही तो इनकी पहली प्रॉपर्टी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि सामने एनोड लगा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये दाएं बाएं नहीं देखती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है एनोड की ओर। सेकेंड पॉइंट क्या है ये भी देखेंगे। These rays are not visible। एक चीज समझो भैया, जब एटम विजिबल नहीं है तो उसके अंदर का ये पार्टिकल कैसे विजिबल हो सकता है? ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो रेजेस है ये दिखाई नहीं देती। सर तो पता कैसे चला? भैया जो एनोड था उसके पीछे हमने एक स्पेशल सब्सटेंस का लेप किया था जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टकराएगा तो वहां पर एक ग्लो क्लियर होगा। और यहां पर जब हमने ये जो सिस्टम सेट किया था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब लगाई थी, जब हमने उस लेप को लगाया तो पता चला वहां पर बहुत सारे हिट्स थे, वहां पर बहुत सारा ग्लो हो रहा था। तो ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई चीज टकरा रही थी। इससे एक आइडिया लगा कि कैथोड से एनोड की ओर कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? कैथोड रेजेस प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट। चूंकि इन पर चार्ज नेगेटिवली चार्ज है और जब चार्ज है तो ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैथोड रेजेस आर नेगेटिवली चार्ज। चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है इसलिए ये रेजेस जो है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। द नेचर ऑफ द कैथोड रेजेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। इस बात का कैथोड रेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई थी। चूंकि ये कैथोड है, कैथोड रेजेस है, या ये कहीं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, तो इलेक्ट्रॉन मास में बहुत ज्यादा हल्का होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस थी। लेकिन हाँ एनोड रेजेस में इस चीज का फर्क पड़ेगा, आगे इस चीज को याद रखेंगे।
एंड लास्ट पॉइंट क्या है, द कैरेक्टर्स ऑफ कैथोड रेजेस डू नॉट डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ द कैथोड। कैथोड के मटीरियल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज का बना है। क्लियर हो जाएगा। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैथोड स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये विजिबल नहीं होती हैं, मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। द नेचर ऑफ द कैथोड रेजेस डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस। ये जो कैथोड रेजेस का नेचर है वो गैस पर डिपेंड नहीं करता कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट ये भी है कि वो कैथोड के मटीरियल पर भी डिपेंड नहीं। इसके बाद चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भैया आपको मैं बता दूं, भैया से मतलब ये नहीं अब बहन रूठ जाएंगे, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एटम के कंपैरिजन में निग्लेक्सिबल होता है, ना के बराबर। पता ही नहीं चलता है भी या नहीं। इसीलिए आपने गौर किया होगा जब मास नंबर की बारी आई थी, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बताया था सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो भैया वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही ले लिया, इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ दिया? तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो निग्लेक्सिबल है, ना के बराबर है, फर्क ही नहीं पड़ता है भी या नहीं। और ये होता कितना है, दैट इज 9 × 10⁻28 ग्राम। मास कितना होता है? 9 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है ना। और इसी को अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये होता है 9 × 10⁻31 केजी। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज सिमिलर टू द प्रोटॉन बट अपोजिट चार्ज। मतलब क्या है, जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है भैया उतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। मास में जरूर कम है लेकिन चार्ज में कोई कमी नहीं है। बस अंतर क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम, लेकिन यही चार्ज जब इलेक्ट्रॉन पर होता है तो ये माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाता है। तो देखेंगे ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ध्यान से देखिएगा क्या बताया गया है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। और अगर इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के मास से तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/1840 टाइम्स। अब सोचिए ये 1 AMU से कितने टाइम्स कम है। यही रीजन है कि इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम काउंट ही नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन का मास है भी या नहीं। दूसरा क्या था, सिंस द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलमोस्ट 1 AMU, पहले ही बताया कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU मान लेते हैं। द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास है 9 × 10⁻24 ग्राम। अब चर्चा करते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू कैरी 1.6 × 10⁻19 कूलम, फाउंड टू बी नेगेटिवली चार्ज। ये जो चार्ज था अमाउंट ऑफ चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अगर हम बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो टॉपिक आपको दोबारा बता दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।